तो जॉब के साथ आप अपना टाइम कैसे निकालते थे पढ़ाई करने के लिए? यार जो हम लोग मॉक देते हैं उससे बहुत अलग है यहाँ पे माहौल। मुझसे तो चारों मेंबर ने सवाल किया था, वो भी बच्चा है, सबके लिए अनलिमिटेड सिलेबस है, तो वो पढ़ तो नहीं पाएंगे। जब एग्जाम देने जाए उसके पहले कितना टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए? जो पैटर्न बदल रहा है उसमें पीवाईक्यू का लेवल थोड़ा सा कम रहा है। अंदर गया था तो सर लोग बात कर रहे थे, तो इन लोग भी अलग अलग बोर्ड में ट्रेनिंग करने जाते हैं। सबसे अच्छा तो सब जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर अच्छा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें बिहार लोक सेवा आयोग के गेट पास इस समय यहाँ पर 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका इंटरव्यू रहा। सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा सर, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही रहा सर। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम धनंजय भारती है सर, और मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हूँ। सर, आप क्वेश्चन वगैरह क्या पूछे गए यहाँ पे? एक्चुअली मैं एनटीपीसी बाढ़ में कार्यरत था, तो मेरा क्वेश्चन का 80% पोर्शन एनटीपीसी बाढ़ से रहा, और एक बड़ा पोर्शन जो मेरा जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड रहा कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने दिया था, क्योंकि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस में पहला ऑप्शन से मेरा था बिहार शिक्षा सेवा का, तो उससे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी थी, ये आपसे वो पूछ रहे थे कि आपने क्या प्रेफरेंस भरी है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, या उनको पहले से पता होता है कि आपने क्या प्रेफरेंस भरी है वहाँ पे? नहीं, अंदर जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन उनका वही था कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। अच्छा। और वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और वहीं से मुझे थोड़ा बूस्टअप मिला, क्योंकि मेरा एजुकेशन के प्रति लगाव है और मैंने बिहार एजुकेशन सर्विसेज पहला ऑप्शन पे दिया था। वो सर प्रभावित हुए मुझसे बहुत। ये पहला ही क्वेश्चन आपका था या कोई और, जब आप एंटर किए तो पहला क्वेश्चन? पहला ही क्वेश्चन था अच्छा, सर यही ये, था। कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट आपने दिए? ये मेरा सर 4th अटेम्प्ट है। 4 अटेम्प्ट। इसके पहले जो अटेम्प्ट आपने दिए थे? इससे पहले सर मैं एक बार मेंस दे चुका हूँ, और मेरा इंटरव्यू में ये पहला बार है। इंटरव्यू पहला बार। जैसे सर, पहली बार जब इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहती है। आप तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है क्योंकि आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, थोड़ा ये रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाते हैं थोड़ा नर्वसनेस रहती है? नर्वसनेस तो रहती है सर, बहुत नर्वसनेस रहती है। तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? मतलब मॉक इंटरव्यू वगैरह काफी अच्छे से दिया था? मॉक इंटरव्यू भी दिया था, और मेरे गार्जियन भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मेरा हौसला मतलब गेट तक दिया था, तो मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिला था। तो वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? बोर्ड मेंबर से किस तरीके से बातचीत हो रही थी, थोड़ा उसके बारे में? बोर्ड मेंबर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बाहर जो हम लोग मॉक देते हैं उससे बहुत अलग है यहाँ पे माहौल। किस तरीके से अलग, किस मायने में? वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपसे पूरा, हाँ, बहुत आपसे अंदर से निकलवाना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। एकदम अच्छा माहौल देंगे, आप जो भी जानते हैं उसको एकदम अंदर से निकलवाना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहता वहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल रहता है, जो मॉक इंटरव्यू से बहुत अलग माहौल रहता है। मॉक इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं कि टीचर जो है छात्र के सामने काफी मतलब एकदम वेल मेंटेन होके एकदम काफी वो उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू होता है। क्या यहाँ मतलब नॉर्मल बातचीत जैसे हम अपने घर के बड़ों के साथ करते हैं उस तरीके यहाँ बातचीत होती है कैसे? नहीं, वो तो जो मॉक इंटरव्यू में जैसे होता है कि आप क्वेश्चन का लेवल भले ही अलग हो, लेकिन जो एडिकेट्स और मैनर मॉक इंटरव्यू में सिखाया जाता है उसका इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, कि आप मैनर एडिकेट जो फॉलो कीजिएगा, वो थोड़ा प्रभावित होते हैं उनसे। अच्छा, तो जितने मेंबर थे, जैसे आपके पैनल में 4 मेंबर होंगे, चारों ने मतलब सवाल किया, या कोई ऐसा लग रहा था 3 ने किया, एक सिर्फ चेक कर रहे थे कि हम कैसे उठ बैठ रहे हैं कैसे? नहीं, मुझसे तो चारों मेंबर ने सवाल किया था, और चारों मेंबर कम से कम 5-5 मिनट तो जरूर सवाल किए होंगे। मेरा इंटरव्यू थोड़ा 15-20 मिनट का चला था, तो चारों मेंबर ने मुझसे सवाल किया था। आपको थोड़ा सजेशन आप देना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू आने वाले समय में लगने वाला है, या फिर जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी भी अगर करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है किस चीज पर उनको अभी से ध्यान देना चाहिए ताकि इंटरव्यू में आके चीजें दिक्कत ना हो, पैनिक ना हो यहाँ पे आके? सर, सबसे ज्यादा जरूरी चीज कुछ है तो वो अपने आप को काल्म रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतना सिलेबस है, कितना पढ़ पाएंगे। कोई भी बच्चा है, सबके लिए अनलिमिटेड सिलेबस है, तो वो पढ़ तो नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है वहाँ पे काल्म रखना, कि आप अपने आप को कितना पेशेंस से रखते हैं, एकदम स्थिर महसूस करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आंसर अपने आप मुंह से निकलने लगता है थोड़ा देर के बाद। करंट वगैरह से भी सवाल पूछे गए थे? मुझसे एक भी करेंट नहीं, किताब का नॉलेज कुछ भी नहीं पूछा गया। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, एजुकेशन बैकग्राउंड, और एक दो चीज पूछा था, जैसे कि हिस्ट्री से बस ये पूछा कि हेन सांग के बारे में पूछा था उन्होंने, कि हेन सांग महोदय के बारे में बताइए। फिल्म्स के बारे में बताएं, किस तरीके से फिल्म्स की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार मेंस दिए, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंचे, 1-2 बार आपका फिल्म्स नहीं निकला था। थोड़ा उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आपने इस बार किए कि आप का फिल्म्स भी हुआ, मेंस भी हुआ,
ऑफ यहाँ इंटरव्यू के लिए आप आए? सर प्रीलिम्स के लिए तो इतना सारा सिलेबस है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जो बीपीएससी की जो सिलेबस है और ऑथेंटिक जो बुक है, मतलब बुक्स को पढ़ना है हम लोग को, ये नहीं कि नोट्स वगैरह से ले लिए या कहीं से ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, उससे नहीं, मतलब बुक्स पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स। अच्छा, ये पीवाईक्यू का आपको क्या लगता है, पीवाईक्यू का क्या रोल रहता है इस एग्जाम में? सर पहले पीवाईक्यू का रोल बहुत रहता था, जैसे मैं जब 67th में दिया था तो पहला बार मेरा था, उसमें मेरा पीटी हो गया था, तो लेकिन उसमें पीवाईक्यू का रोल था, लेकिन 68 69 और का जो पैटर्न है, जो पैटर्न बदल रहा है उसमें पीवाईक्यू का लेवल थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि पहले से पीवाईक्यू कम आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है पीवाईक्यू से हमें सीख मिलती है आगे के एग्जाम्स के लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? लेकिन बीपीएससी का जब पीवाईक्यू बनाते हैं तो साथ में जो अन्य बोर्ड्स जो भी एग्जाम लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, तो इन सब बोर्ड्स के पीवाईक्यू को भी ध्यान में रख के अपने आप को तैयारी करना चाहिए। तो पीवाईक्यू जैसे कि किस तरीके से ईयर वाइज पीवाईक्यू हमें पढ़ना चाहिए या उसको ध्यान में रखना चाहिए, या जैसे कई बार बुक्स होता है उसमें एक साथ इतनी मोटी बुक होगी, उसमें ईयर वाइज वैसे कंबाइन करके सारा पीवाईक्यू दे देते हैं? कंबाइन जो रहता है उसमें तो आप पता नहीं कर पाएगा कि पहले का पैटर्न कुछ और था, पैटर्न साल दर साल हर बोर्ड का चेंज हो रहा है, तो यदि आपके पास कोई ईयरली बेसिस पर कोई हो पीवाईक्यू तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो जैसे घटना चक्र होता है तो उसमें 10 साल पहले के भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अब तो वो क्वेश्चन पैटर्न से बाहर है, तो ये प्रेजेंट पैटर्न के हिसाब से ईयर वाइज आपको पढ़ना चाहिए। लास्ट 3 4 साल का जो अलग अलग बोर्ड्स है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश जैसा आपने सर बताया, मतलब वहाँ पे पता चलता रहता है कि किस हिसाब से जो है क्वेश्चन का लेवल क्या घट बढ़ रहा है। यस सर, क्योंकि अभी मैं अंदर गया था तो सर लोग बात कर रहे थे, तो इन लोग भी अलग अलग बोर्ड में ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो अलग अलग बोर्ड में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो इनको भी पता रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से ये अपने सिस्टम्स को अपडेटेड करते रहते हैं। फिल्म्स के लिए फिल्म्स में काफी सारे छात्रों को दिक्कत होती है, करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में उनके पास बहुत सारा सोर्स होता है पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, या फिर बहुत सारे न्यूज चैनल पे करंट अफेयर डेली आता है, मंथली या ईयरली वगैरह आता है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा होता है करंट अफेयर? देखिए सबसे अच्छा तो सब जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर अच्छा होता है, लेकिन वो करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो डेली बेसिस नहीं हो पा रहा है तो जो मंथली बेसिस करंट अफेयर है उसको जरूर कीजिए, क्योंकि हाँ मैगजीन से कर सकते हैं मंथली बेसिस, क्योंकि मंथली बेसिस मैगजीन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट बार का पीटी जो मेरा हुआ है तो करंट अफेयर के बेसिस पर ही हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर मेरा अच्छा गया था, इसलिए अगला बार वाला भी पीटी हो गया है, उसमें यदि करंट अच्छा नहीं जाता तो हो सकता है वो पेपर नहीं हो पाता। ईयरली मैगजीन कितना फायदा पहुंचाती है आपके एग्जाम में? जब लास्ट टाइम एग्जाम होना है 10 15 दिन पहले मैगजीन मैगजीन आती है। नहीं, लास्ट टाइम पे तो नहीं होगा, उसको कम से कम 2 3 महीना पहले उसको आपको एक बार 2 बार खत्म कर किए हुए रहना होगा। लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन होता है, यदि 15 दिन पहले चाहेंगे कि पढ़ ले तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है सर, लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपने प्रीलिम्स के एग्जाम में लगाया था? ये सर लगाया था। कितना फायदा आपको मिला कि आप जब रियल एग्जाम देने गए तो उसमें क्या आपको लगा कि अच्छा है? सर टेस्ट सीरीज में कभी कल क्वेश्चन मैच करते हैं, मतलब आपको उस हिसाब से लगेंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कभी कल क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं आते, जैसे कि 71st में देखा गया या 69 में देखा गया कि उस हिसाब से नहीं आते हैं। मेरा जैसे 68 में मात्र 0.25 मार्क्स की वजह से मेरा पीटी नहीं हो पाया था, तो कभी क्योंकि उसका पैटर्न चेंज हो गया था, लेकिन वो अपडेटेड था इसलिए मैं उस लेवल तक पहुंच पाया कि मात्र 0.25 मार्क्स से नहीं हो पाया, लेकिन फायदा तो होता है, लेकिन पैटर्न को भी समझते रहना चाहिए। ठीक है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि प्रीलिम्स का जब एग्जाम देने जाए उसके पहले कितना टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, और टेस्ट सीरीज अगर हम लगाएं तो कहीं कोचिंग में जाकर लगाएं या फिर वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती है वो ला के लगाएं? देखिए कैसे भी लगाइए, जब आप एक टेस्ट सीरीज पूरा करते हैं कोई एक सेट, तो उस वो एक सेट एक एक्चुअली बात है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यदि एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस है, वो चार ऑप्शंस भी अपने आप में क्वेश्चन ही हैं, तो चारों ऑप्शन को समझना भी जरूरी है कि चारों ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर पढ़ लिए उसका वो जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ना, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो अब के एग्जाम में क्या हो रहा है सर कि ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक आ रहे हैं, तो उसके चलते क्या है कि आप ऑप्शन को छांटना मुश्किल हो जा रहा है, तो जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ने लगिएगा, चारों ऑप्शन कैसे डाल रहा है जो, तो उससे फिर आपको फायदा मिल सकता है। थोड़ा आप एक चीज बताएंगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप अपना टाइम कैसे निकालते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं एग्जाम की तैयारी करें लेकिन उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, आप कैसे मैनेज करते थे उसके बारे में? सर जॉब करते हुए तो एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है,
टाइम निकालने के लिए। और दूसरा सर कि लास्ट समय में आपको जैसे मैं लास्ट समय में जॉब को एक तरह से लीव कर दिया था मेडिकल फिटनेस की वजह से। मैं वहाँ पे बोला कि मेडिकल रूप से कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं 6 साल 7 साल लगातार जॉब किया था, तो मैंने रेस्ट के नाम पर 6 महीना का लीव ले लिया था और उस लीव के बेसिस पर मैं प्रिपरेशन किया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा। आप जैसे जब मान लीजिए लास्ट 6 महीने आपने लीव लिया था, लेकिन उसके पहले जब आप पढ़ाई करते थे तो आप क्या सोचते थे? डेली 3-4 घंटे निकालना, कितना आप पढ़ाई करते थे? हाँ सर, वो तो मिनिमम 3-4 घंटे निकालना ही पड़ता है। लेकिन मेन बात है कि सर जैसे मान लिया हम रोड पे चल रहे हैं, अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरा पढ़ाई का तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल होता था। जैसे रोड पे चल रहे हैं तो रोड सिर्फ एक रोड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। रोड पे चलते हैं तो मैं सोचता था कि ये रोड आखिर है क्या, मतलब रोड कैसे बना। फिर ये चीज आया कि सबसे ज्यादा रोड किस स्कीम के तहत बन रहे हैं, तो बैकग्राउंड उसके बारे में किस स्कीम के तहत बन रहा है। और एक ये क्वेश्चन भी आया था सर 71st में कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सबसे ज्यादा रोड कहाँ बन रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिकल से इसको जोड़िएगा तब। और जब हम लोग रोड पे दोस्त घूम रहे थे तो ये डिस्कशन किए थे कि ऐसे करके मोबाइल पे सर्च किए तो पता चला कि ये तो राजस्थान में बन रहे हैं। और वो क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में भी आया था। तो जब आप कुछ भी करते हैं तो बस वो करना नहीं होता, उसको पूरा तरीके से कीजिए, उसको समझिए, तो आपको मदद करेगा सर। आप सजेशन देना चाहेंगे जो आपके छोटी भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ बीपीएससी का हमें एग्जाम देना है? सर ये डे टू डे लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि मैं लास्ट टाइम मैं बाहर घूमने गया था, साउथ इंडिया में गया था घूमने अपने फैमिली के साथ। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ देखा। जैसे मैं वहाँ पोर्ट पे गया था, रामेश्वरम गया था, कन्याकुमारी गया था, मदुरई गया था। लेकिन जब वहाँ से आया तो मैं मेंस का तैयारी किया और मेंस में साउथ इंडिया से 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट सर। एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत के जो बनावट है, वहाँ का जो खनिज क्या मिलते हैं, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है उसका। ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे जाके एक्चुअल समझ के आया था, ऑब्जर्व करके आया था, तो उसको मुझे लिखने में आसानी हुई। दूसरा क्वेश्चन एक आया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का कैसे डेवलपमेंट देख रहे हैं आप भारत में। तो ऑटोमोबाइल का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहीं हुआ है तो वो चेन्नई में हुआ है। और उस चीज को जो मैं एक्सपीरियंस वहां से ग्रास्प किया था, उस एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे पुटअप किया एग्जाम में। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो फ्री का नहीं है, उस चीज से सीखिए तो वो आपको काम आएगा। जैसा कि मैंने बताया सर, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। 38 मार्क्स का और एक शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया था मेंस में। और जो कि मैं वहाँ घूमने गया था, लेकिन वहाँ के एक्सपीरियंस में उसको लिख पाया। ये रहे कि मतलब जहां भी आप घूम रहे हैं, कुछ भी करें, अवेयर रहें कि हाँ, इससे सवाल आ सकते हैं। अवेयर है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। हाँ, थैंक यू सर आपका।